walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूं। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित प्रश्नों पर एक सीरीज स्टार्ट की थी। इसी सीरीज में आज मैं एक अति इम्पोर्टेंट प्रश्न डिस्कस करने वाली हूं। मेरा प्रश्न है, राज्य अधिकारिता से आप क्या समझते हैं एवं राज्य अधिकारिता के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। राज्य अधिकारिता एक ऐसा विषय है जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय विधि या आंतरिक विधि दोनों से है। इसे क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। अधिकारिता से अभिप्राय उस विधिक क्षमता से है जिसका एक राज्य अपने राज्य क्षेत्र में प्रयोग करता है। प्रोफेसर ओपनहाइमर जी के अनुसार राज्य अधिकारिता का संबंध आचरण या घटनाओं के परिणामों को नियमित रूप से नियमित करके राज्य अधिकार से है। राज्य द्वारा आचरण को विधायिका, कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका द्वारा नियमित किया जाता है। यदि हम राज्य अधिकारिता के प्रकारों की बात करते हैं तो यह निम्न प्रकार की हो सकती है। प्रथम, प्रादेशिक अधिकारिता। द्वितीय, सिविल अधिकारिता। तृतीय, दंडिक अधिकारिता। चतुर्थ, खुले समुद्र पर अधिकारिता। पांचवा, वायुयान पर अधिकारिता। एंड द लास्ट वन इज अंतरिक्ष पर अधिकारिता। ये सब राज्य अधिकारिता के प्रकार हैं जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। प्रथम, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रादेशिक अधिकारिता। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, इसे राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के नाम से भी जाना जाता है, जिसे टेरिटोरियल सॉवरेनिटी कहा जाता है। प्रादेशिक अधिकारिता से अभिप्राय एक राज्य की अपने राज्य क्षेत्र पर अधिकारिता से है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा अपने राज्य क्षेत्र के सभी लोगों पर अथवा एवं वस्तुओं पर सिविल एवं दंडिक अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्रभुत्व संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इस अधिकारिता का विस्तार राज्य सीमाओं के अंतर्गत भू क्षेत्र, प्रादेशिक जल, समुद्र एवं वायुमंडल आदि तक है। राज्य द्वारा राज्य क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग एक अधिकारी के रूप में किया जा सकता है। प्रोफेसर टाग जी के अनुसार प्रादेशिक अधिकारिता से अभिप्राय राज्य द्वारा अपने राज्य क्षेत्र की परिधि में आने वाले व्यक्तियों एवं संपत्ति पर अन्य राज्यों के हस्तक्षेप के बिना अधिकारिता रखने से है। प्रोफेसर बिरली जी के अनुसार सामान्यतः प्रत्येक राज्य अपने प्रदेश के अंतर्गत अकेला अधिकारिता रखता है, परंतु यह अधिकारिता पूर्ण नहीं होती क्योंकि इस पर अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। प्रत्येक राज्य में ऐसे लोग या वस्तुएं होती हैं जिनका पूर्णतः या अंशतः राज्य की अधिकारिता से अलग रखा जाता है और उनके ऊपर राज्य की विधि लागू नहीं होती। परंतु इसके संबंध में हमारे पास कुछ अपवाद एवं सीमाएं भी हैं। पहला अपवाद है डिप्लोमेटिक एजेंट्स, राजनयिक अभिव्यक्ति। डिप्लोमेटिक एजेंट्स को राज्य के अधिकार एवं शक्तियों से उन्मुक्त माना जा सकता है। ऐसे व्यक्ति ग्रहणकर्ता राज्य के सिविल या दंडिक न्यायालयों की अधिकारिता से बाहर होते हैं। ऐसा उनके कार्यों की प्रकृति के कारण होता है। दूसरा हो सकता है विदेशी दूतावास, एम्बेसी। विदेशी दूतावास भी राज्य की अधिकारिता से उन्मुक्त होते हैं। दूतावास से संबंधित मामलों में उस राज्य की विधि लागू होती है जिस देश का वह दूतावास है, न कि उस राज्य की विधि जहाँ पर वो दूतावास के रूप में अवस्थित है। तीसरा हो सकता है फॉरेन सोवरेंस, विदेशी प्रभुत्व संपन्न शासक। फॉरेन सोवरेंस भी राज्य की अधिकारिता से उन्मुक्त होते हैं। वह बाहरी राज्य के न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होता है। एक प्रभुत्व संपन्न शासक दूसरे प्रभुत्व संपन्न शासक के अधीन नहीं होता। वह अपने राष्ट्र की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आबद्ध होता है। चौथा है राज्य की संपत्ति। राज्य की संपत्ति भी राज्य अधिकारिता से उन्मुक्त मानी जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज विदेशी सेना। जहाँ किसी राज्य द्वारा विदेशी राज्य की सशक्त सेना को अपने राज्य की अनुमति प्राप्त कर दी जाती है, वहाँ ऐसी सेना राज्य अधिकारिता से उन्मुक्त रहती है। एंड अंतर्राष्ट्रीय संगठन। विश्व में आज अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएं विद्यमान हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनेस्को। ये सभी संगठन राज्य अधिकारिता से उन्मुक्त हैं। फॉर एग्जाम्पल, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 1946 एवं 1947 में कन्वेंशन ऑन प्रिविलेज्ड एंड इम्यूनिटीज को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। एंड द प्रत्यर्पण संधियाँ। प्रत्यर्पण संधियों के अनुसार जो अपराधी अपराध करके विदेश में भाग जाते हैं, उनकी विधिक कार्यवाही के लिए वह राज्य वापस मांग कर सकता है जहां उसने अपराध किया है। इस प्रकार वे व्यक्ति जो राज्य की अधिकारिता से बाहर चले जाते हैं, उन पर भी एक प्रकार की अधिकारिता रहती है। ये सब मैंने
क्षेत्रीय अधिकारिता के बारे में बताया है। दूसरी अधिकारिता हो सकती है सिविल अधिकारिता, सिविल जुरिडिक्शन। राज्य को सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने का महत्वपूर्ण अधिकार होता है। राज्य अपने उन सभी व्यक्तियों पर सिविल अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है जो उसके राज्य क्षेत्र में हैं, चाहे वे विदेशी ही क्यों न हों। ऐसे किसी भी व्यक्ति की उन्मुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर स्टार्क जी के अनुसार सिविल अधिकारिता से उन्मुक्ति का दावा निम्न परिस्थितियों में किया जा सकता है: जब किसी विशेष उन्मुक्ति के कारण वे राज्य में लागू स्थानीय विधि के अधीन न हो, या फिर स्थानीय विधि अंतर्राष्ट्रीय विधि से यदि असंगत है, तभी यहाँ पे उन्मुक्ति का दावा किया जा सकता है। अगली अधिकारिता है दंडिक अधिकारिता। सामान्यतः दंडिक अधिकारिता का निर्धारण राज्यों की दंड प्रक्रिया संहिताओं एवं न्यायिक निर्णयों या फिर प्रलेखों के आधार पर किया जाता है। वर्तमान समय में राज्य की दंडिक अधिकारिता के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत प्रचलित है, जैसे कि प्रादेशिक अथवा राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत, दूसरा राष्ट्रीयता का सिद्धांत या फिर नेशनलिटी प्रिंसिपल, एंड तीसरा निष्क्रिय व्यक्तित्व सिद्धांत जैसे कि पैसिव पर्सनैलिटी प्रिंसिपल, एंड द संरक्षात्मक सिद्धांत जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल, एंड द लास्ट वन इज सार्वभौमिक सिद्धांत जिसे हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में सिविल जुरिडिक्शन के संबंध में 3 मत हैं। पहला, प्रादेशिकता से संबंधित। इसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र अपनी प्रादेशिक सीमा के अंदर ही दंडिक मामलों में अधिकारिता रखता है तथा उसे अपराधियों अथवा दोषी व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार है। ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका आदि इस मत के समर्थक हैं। यह मत प्रादेशिकता के सिद्धांत को कुछ अपवादों के साथ मान्यता देता है। इसके अनुसार प्रादेशिक अधिकारिता के साथ राष्ट्र अपनी प्रादेशिक सीमा के बाहर के दंडिक मामलों में भी अधिकारिता रखते हैं। फ्रांस, जर्मनी आदि इस मत के समर्थक हैं। तीसरा, यह मत की बाह्य प्रादेशिकता से संबंधित है जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी के नाम से जाना जाता है। इस मत के अनुसार अपराध एक सामाजिक बुराई है और राष्ट्र के हित के लिए अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए। यह एक प्रकार की सामाजिक आवश्यकता है। अगली है प्रादेशिकता का सिद्धांत। इसके अनुसार राज्य द्वारा ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है जो उस राज्य के नागरिक हैं, अंतर्देशीय हैं या फिर जिन्होंने उस राज्य क्षेत्रों में अधिक अपराध किया हो। इस सिद्धांत के पीछे यह कारण है कि अपराधों का विचारण एवं निस्तारण उस राज्य द्वारा किया जाना चाहिए जो ऐसे सिद्धांत से प्रभावित हुए हैं। ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका इस मत के समर्थक हैं। इस सिद्धांत को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम, आत्मनिष्ठ प्रादेशिक सिद्धांत, सब्जेक्टिव टेरिटोरियल प्रिंसिपल, और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ प्रादेशिक सिद्धांत, ऑब्जेक्टिव टेरिटोरियल प्रिंसिपल। यदि हम आत्मनिष्ठ प्रादेशिक सिद्धांत की बात करते हैं तो ऐसे मामलों में यह लागू होता है जहां पर अपराध कारित करने की योजना किसी एक राज्य में बनाई जाती है और उसकी क्रियान्विति दूसरे राज्य में की जाती है, जबकि वस्तुनिष्ठ प्रादेशिक सिद्धांत वो वहाँ लागू होता है जहाँ पर अपराध का कोई भी एक तत्व राज्य क्षेत्र के अंतर्गत पूरा होता है। दूसरा सिद्धांत हमारा है राष्ट्रीयता का सिद्धांत, नेशनलिटी प्रिंसिपल। इसके अनुसार राज्यों को ऐसे नागरिकों पर अपनी विधि को लागू करने का अधिकार है जिनके द्वारा अपराध विदेश में कारित किया गया है। अतः जहाँ पर प्रादेशिकता का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता वहाँ पर यह सिद्धांत लागू होता है, वहाँ पर नेशनलिटी प्रिंसिपल लागू किया जाएगा। अगला सिद्धांत है निष्क्रिय व्यक्तित्व सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्य द्वारा ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है जो अपराध तो अन्य देश में कारित करते हैं लेकिन उसमें सती राज्य की किसी व्यक्ति को होती है। मैक्सिको, ब्राज़ील, टर्की एवं इटली आदि ने इसको मान्यता दी है। अगला सिद्धांत है संरक्षात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य द्वारा ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है जिसके द्वारा विदेश में कोई अपराध कारित किया गया हो, लेकिन इसका प्रभाव राज्य की सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था पर पड़ता है एवं राजद्रोह इसका उदाहरण है। मुरे जी के अनुसार संरक्षात्मक सिद्धांत राज्य क्षेत्रों के हितों के संरक्षण की अवधारणा पर आधारित है जिसका राज्य के लिए सबसे अधिक महत्व है। अगला सिद्धांत है सार्वभौमिकता का सिद्धांत, यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल। इसके अनुसार सभी राज्यों को दंडिक अधिकारिता प्राप्त है जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा राष्ट्रीयता या अपराध स्थल या अभियोजित करने वाले राज्य एवं अपराधी के बीच संबंधों पर विचार किए बिना अपराधी पर दंडिक अधिकारिता का दावा किया जा सकता है। अगली अधिकारिता है खुले समुद्र पर अधिकारिता। सामान्यतः खुले समुद्र पर राज्य की अधिकारिता कभी नहीं होती क्योंकि यह राज्य की संपत्ति नहीं मानी जाती, लेकिन ऐसे समुद्र में चलने वाले जलयानों एवं उनमें की वस्तुओं
पर राज्य अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकता है। अगली अधिकारिता है वायुयानों पर अधिकारिता। सामान्यतः वायुयानों की राष्ट्रीयता रजिस्ट्रीकृत राज्य द्वारा शासित होती है। वायुयानों का रजिस्ट्रीकरण केवल उस राज्य द्वारा किया जा सकता है जिस राज्य का नागरिक वायुयानों का स्वामी है। शिकागो कन्वेंशन के अनुसार कोई भी वायुयान अपनी दोहरा रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है। अंतरिक्ष पर अधिकारिता। खुले समुद्र की तरह अंतरिक्ष पर भी सामान्य स्वामित्व होता है एवं राज्य द्वारा न तो इन्हें अर्जित किया जा सकता है और न ही किसी राज्य द्वारा इन पर अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकता है। ये सब मैंने अधिकारिता एवं अधिकारिता के प्रकारों की बात की है। इफ यू हैव एनी डाउट यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.